नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अगर देश के किसी एक राज्य में सरकारी मदरसे बंद होंगे तो क्या कुंभ मेले पर सवाल उठाया जाएगा? आखिर ये कैसी तुलना है? कल असम की सरकार ने ऐलान किया कि अगले महीने से वहां सरकारी पैसों से चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा। और फैसला सिर्फ मदरसों के लिए नहीं था, संस्कृत स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज मैदान में कूद पड़े और सीधे कुंभ मेले पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? ये खर्च नहीं होना चाहिए था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि यही कांग्रेस की असली सोच है। ये पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम मंदिर की राह में रोड़ा अटकाते हैं और अब कुंभ मेले पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि यही कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद की भी बात करती है। तो क्या मदरसे से कुंभ मेले की तुलना उचित है जो कांग्रेस नेता ने की? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदू आस्था पर मांगे वोट, अब कुंभ पर क्यों चोट? आज का आर पार, इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल गांधी को शिव भक्त और जनेऊधारी बताने वाली कांग्रेस के ही एक नेता ने पार्टी की भरपूर फजीहत करवा दी है। कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज ने ट्वीट किया, सरकारी पैसे से किसी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए और न धार्मिक कर्मकांड हो। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4200 करोड़ का खर्च भी नहीं होना चाहिए था। इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, मित्रों, ये है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले एफिडेविट देकर एससी में कहा था भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं। और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए। तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। जिसके डीएनए में जहांगीर होगा वो खजूर खाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आफ्तार करेगा जाकर टोपी लगाकर। ये तो मेटने वाले लोग थे, तो देश की जनता ने इनको मेट दिया। इनको उस प्रश्न का उत्तर प्रियंका वाड्रा को देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि सरकार को कुंभ के अंदर पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो अवश्य करेंगे। चौतरफा फजीहत के बाद उदित राज ने अपना ट्वीट डिलीट किया और सफाई भी दी। इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। यह पूरा मामला असम सरकार के उस फैसले के बाद शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि अगले महीने से राज्य में सरकारी पैसों से मजहबी पाठशाला नहीं चलेगी। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मांग उठा दी है कि उद्धव सरकार भी सरकारी पैसों से मजहबी पढ़ाई पर रोक लगाए। महाराष्ट्र सरकार से मदरसाओं को जो आर्थिक मदद दी जाती है वो तत्काल बंद करे। 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उस समय अनुदान बंद नहीं हुआ, उस समय भी अनुदान चलता था। हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ को लेके बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है तो पहले अपने आप में झांक के उसके बाद उद्धव ठाकरे जी से सवाल खड़ा करें। इस बीच सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बड़ी संख्या में मानदेय पर संस्कृत शिक्षकों की भर्ती का आदेश दे दिया। साथ ही संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए भोजन और छात्रावास की भी व्यवस्था कराने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुंभ का मुद्दा छेड़कर कांग्रेस ने बड़ी सियासी चूक कर दी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब मान, अपमान और घमासान का विश्लेषण, ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है। आप मदरसे का मान बढ़ाने के लिए कुंभ मेले का अपमान क्यों कर सकते हैं?
और इसी पर मचे घमासान का विश्लेषण सुनिए। मदरसों से कुंभ मेले की तुलना बिल्कुल उचित नहीं है। कुंभ मेला देश की संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है, दशकों से प्रतीक है। पूरी दुनिया के लोग कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। भारत की छवि निखरती बनती है और अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था उससे भारत की छवि मजबूत हुई थी विदेशों में, और हमारी आमदनी जो कि टूरिज्म से होती है वो भी अधिक हुई थी। मदरसे के सम्मान के लिए कुंभ मेले का अपमान क्यों, महाकुंभ का अपमान क्यों, संतों महंतों का अपमान क्यों? क्या कांग्रेस चाहती है कि कुंभ मेले पर सरकारी खर्च बंद हो? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक गुरु हैं, कई महाकुंभ के वो पार्ट रहे, कई कुंभ मेलों के वो पार्ट रहे। मेरे साथ जाने माने मुस्लिम चिंतक शोहेब जमई साहब हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ असीम वकार है, प्रवक्ता AIMIM के, और मेरे साथ उदित रात भी जुड़ेंगे इस चर्चा में, और संगीत रागी साहब भी जुड़ेंगे। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले संत महात्मा से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं और आपके पास आता हूं मैं पूछने के लिए स्वामी दीपांकर। और मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो तुलना की गई, जो बात बोली गई, क्या आपको लगता है उसमें सियासत ज्यादा है और किसी भी धर्म की तरफ आस्था कम है? मुझे लगता है अमीश भाई, इसमें सियासत की तो बात मैं बाद में कहूंगा। मुझे लगता है कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। सांस्कृतिक मेले में और मदरसे की स्टडी में अगर जो कोई पूर्व में रहे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंतर नहीं समझ पाते तो मुझे लगता है ये उनकी समस्या है। सांस्कृतिक मेला, सनातनी मेला, हिंदुत्व से जुड़ा मेला मात्र इसलिए उसको अपमानित करना है क्योंकि किसी एक का सम्मान बढ़ाना है, तो मुझे लगता है आप दोनों को अपमानित कर बैठे और आप भूल गए कि सांस्कृतिक मेले में और आध्यात्मिक मेले में अंतर होता है। आप यकीन मानिए अमीश भाई, उस समय भी कुंभ लगता था एक पेड़ के नीचे बैठकर, जब कोई सरकार जैसी चीज नहीं होती थी तब भी कुंभ लगता था, और सरकार वहां पर आए गए आगंतुक की व्यवस्था कराती है। अमीश बाबू, वहां हम लोगों को कुंभ में कोई मदद नहीं करती, व्यवस्था देती है। मदद तो हम अपने स्वयं से करते हैं। लेकिन उदित राज का कहना है कि अगर मदरसों को आप बंद करोगे, मदरसों को लपेटोगे, तो फिर कुंभ मेला क्यों होना चाहिए? वो भी धार्मिक कार्य है, उसमें पैसा सरकार क्यों देगी? उनका लॉजिकल पॉइंट ये है। अमीश बाबू, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुंभ होता है तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, और जब बात मदरसे में शिक्षा की आती है तो कल जफर सुरेशवाला ने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं जो स्टडी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो पुरानी कहावत है कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। आप चीजों को समझिए, उसके बाद तोलिए और फिर बोलिए। मात्र इसलिए मत बोल दीजिए कि आपको मात्र एक तुष्टीकरण का वोट साधना है। आप किसी के जीवन और किसी के मान सम्मान की बात को इतना छोटा मत बना दीजिए। शोहेब जवाई, सांस्कृतिक चीज को एक स्टडी से जोड़कर देखते हैं। ठीक है सर। शोहेब जवाई, आपने स्वामी दीपांकर को भी सुना और आपने वक्तव्य सुना जो उदित राज ने भी दिया है और जो उन्होंने ट्वीट भी किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मदरसा बंद होगा, असम के अंदर तो देश में कुंभ मेले बंद हो जाएंगे, उसमें पैसा देना, अनुदान बंद हो जाए, कांग्रेस के नेता ये चाह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी तरह नहीं, देखिए मेरा स्टैंड पॉइंट बिल्कुल अलग है। मैं ये समझता हूँ कि जो मदरसे की एजुकेशन है वो भी समाज में बच्चों को शिक्षा देने का एक माध्यम है। और जब हम सच्चर कमेटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, सच्चर कमेटी खुद कहती है कि एजुकेशन के मामले में मुसलमानों की दशा स्थिति इस वक्त जो है दलितों से भी ज़्यादा बदतर है, और मदरसे के एजुकेशन को इसलिए मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। मैंने जब हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा कि मैं उसको बंद करूंगा, तो बंद करने का विरोध है। अगर आप उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, वो तो बंद करने की बात कर रहे हैं, वो तो संस्कृत विद्यालय भी बंद करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, देखिए मुद्दा इस समय मदरसे पर हमने चर्चा कर ली कल, आज चर्चा है मदरसे अगर बंद होंगे तो कुंभ मेले पे खर्चा भी बंद होगा। सवाल को घुमाइए मत, सवाल बड़ा डायरेक्ट है, टू द पॉइंट सवाल है, टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना। आप, मेरे ख्याल में आपने इस बारे में खुद कहा है कि जो लोग ये कहते हैं,
देखिए सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई टैक्स पेयर का पैसा है, उससे लोग क्यों एक धार्मिक किताब पढ़ें, या टैक्स पेयर के पैसे से सिर्फ या जो है वो कुरान क्यों पढ़ाई जाए। तब उसके बारे में फिर जवाब आता है कि अगर आप टैक्स पेयर्स के पैसे की बात करते हैं तो टैक्स पेयर तो सब है, हिंदू है, मुसलमान है। एक साबुन भी खरीदते हैं 5 रुपये का, तब भी हम टैक्स देते हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, या कुछ भी खरीदते हैं। तो अब आप टैक्स पेयर के पैसे से कावड़ियों पे फूल बरसा सकते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप कुंभ मेले का आयोजन कर सकते हैं। और अब तो हज में सब्सिडी भी नहीं मिलती, सरकार ने बंद कर दिया, इसलिए सब्सिडी वाली बात अब कोई कर नहीं सकता। तो जब आप ये कर सकते हैं तो फिर किसी वर्ग, किसी सेक्शन को एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट को उठाने के लिए उनको मदरसे को मॉडर्नाइज करेंगे, मदरसे को चलते रहने देंगे। पर मदरसों से तो पर मदरसों से जिस तरह का प्रोडक्ट निकल रहा है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ उदित राज भी कुछ देर में जुड़ेंगे, मेरे साथ उदित राज जुड़ गए हैं, तीखे सवाल पूछे जाएंगे उनसे, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी आप 1 मिनट सुनिए, आप 1 मिनट सुनिए। अमीश देवगन, हाँ बोलिए। मदरसे से एपीजे अब्दुल कलाम भी पढ़ के निकले थे, मदरसे से एपीजे अब्दुल कलाम भी पढ़ते थे, जो मिसाइल मैन थे। क्या प्रोडक्ट निकला बताइए ना, क्या प्रोडक्ट निकला? क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ना, एपीजे अब्दुल कलाम से तो एपीजे अब्दुल कलाम की तो आप बात ही ना करिए, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम तो ये जो धार्मिक चोट होती है उसके बेहद खिलाफ थे। लेकिन इस मदरसा छाप एजुकेशन सिस्टम से ऐसे भी लोग निकले जो IAS चीफ को बधाई देते थे, बधाई का पत्र लिखते थे। सच है कि झूठ है? बोलिए हाँ ना, बोलिए हाँ ना। बन के आते हो या हिंदूवादी नेता बन के आते हो? तुम्हारे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए शोएब भाई। नेता बन के आते कौन? मैं देश का बाशिंदा बन के आता हूँ, तुम मुसलमान नेता बन के आते होंगे। चुप रहो। अमीश देवगन, याद रखना। सुधांशु त्रिवेदी, मुसलमान ये बोल रहे हैं तो आज डॉक्टर कलाम की जयंती है, पूछिए कितने मदरसों में मनाई गई, और एक मदरसे का चीफ बताएं जो डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गया हो। अब मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा जानते क्या है? अरे भाई ये क्या तुलना है? कुंभ मेले का आयोजन सरकार नहीं करती है, मदरसे को टोटल फंड सरकार करती है। कुंभ मेला उस तरीके का है कि अगर कहीं पर भी बड़ा विशाल जन समुदाय एकत्रित होगा तो वहां की सुरक्षा और व्यवस्था सरकार करती है। जैसे ईद के नमाज के समय आप देखिए सब जगह सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पे खर्च मुस्लिम त्योहारों में होता है। मुहर्रम के समय पूरी सिक्योरिटी लगाई जाती है सरकार की, टैक्स पेयर के पैसे से होता है। उसी प्रकार जब से आतंकवाद का दौर आया, वरना नेहरू जी के वगैरह के जमाने में कोई सरकार का खर्चा नहीं होता था कुंभ मेले में। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है, सरकार वहां भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करती है। विपक्षी दल की बड़ी बड़ी रैली होती है, वहां भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करती है, बैरिकेटिंग भी लगाती है, बसों की भी व्यवस्था करती है, जरूरत पड़ने पर स्पेशल बस और ट्रेन भी चलाती है। तो ये उस ढंग की व्यवस्था है। ये कोई दूसरी बात, कुंभ मेला कोई धार्मिक आयोजन नहीं है जनाब। कुंभ मेले में कोई भी आ सकता है, हजारों विदेशी आते हैं। अरे चुप करिए, मदरसों के अंदर तो वहां भी किताबें भी पढ़ाई जाती है तो देश में बैन है। आया ना, चुप रहिए। कुंभ मेले में स्नान करते हुए न्यूज, वो तो हिंदू नहीं थी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 मिनट पूरी बात कर लूं, उसके बाद शोएब जमाई जो बोलना बोलिएगा। तुलना सोच समझ के होनी चाहिए। कुंभ मेला कितने साल में एक बार होता है? 12 साल में एक बार। 12 साल में एक बार क्यों होता है? वो बृहस्पति ग्रह के रोटेशन पे डिपेंड है। 12 साल बाद बृहस्पति एक उसी राशि पे दोबारा आता है। और ये कब से हो रहा है? हजारों साल से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वेनसॉन्ग हर्षवर्धन के समय में आया था, उसने अपनी किताब CUT में पेज नंबर 40 और 41 पे सन 622-23 में लिखा है कि प्रयाग महाकुंभ में किस ढंग से सारा दान किया उन्होंने। ये 12 साल जुपिटर की साइकिल 1200 साल पहले किसी को पता थी? ये विज्ञान का प्रतीक है, ये सांस्कृतिक और वैज्ञानिक हमारी सोच का प्रतीक है। और विनम्रता से कहता हूं, मदरसे में तो पढ़ाया जाता धरती चपटी है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो क्या तुलना कर रहे हैं भाई उदित राज जी? सोच समझ के तुलना करनी चाहिए। कहां वो नॉलेज की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में 7th सेंचुरी में लिखा हुआ है 12 साल का जुपिटर का साइकिल, और कहां धरती चपटी घूमता है। इसलिए मेरा ये मानना है के उस संगठन, हिंदू संगठन के ऑफिस में क्या पढ़ाया जा रहा था? हथियार थे उस नाला सोपारा के मैंने बताया है, कोई भी भीड़ होगी, हथियार निकले नहीं निकले। सबसे ज्यादा भीड़ की व्यवस्था मुस्लिम त्योहारों में करनी पड़ती है। अलीगढ़ के सुनिए ना, अलीगढ़ मेरी बात का जवाब दीजिए ना। 12 साल सूर्य जुपिटर का साइकिल है, हमें हजारों साल पहले से पता था। जब आप लोग कहते हैं हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है,
तमाम साइंटिफिक जवाब दीजिए। शाखाओं में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, हम नहीं कह रहे। बजरंग दल के शाखाओं में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मुसलमान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भट्टाचार्य ने कहा था गोलवालकर की किताब पढ़ाते हैं, गोलवालकर की किताब में क्या लिखा है कि ईसाई और मुसलमान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये किताब पढ़ाते हैं ना आप, नफरत सिखा रहे हैं। सुधांशु, अभी शोएब जमाई बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए 30 सेकंड। हथियार की ट्रेनिंग देती है। कौन देता है हथियार की ट्रेनिंग? बच्चों को आप हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। किसने दी हथियारों की ट्रेनिंग? के ऑफिसेस में, आरएसएस के कार्यालय में। नहीं शोएब जमाई, आपने बड़ी क्या बोला? आप शोएब जमाई आपने क्या बोला? एक सेकंड शोएब जमाई, आपने क्या बोला? हथियारों की ट्रेनिंग देता है? कौन हथियारों की ट्रेनिंग देता है बताइए? कौन देता है बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग? बजरंग दल के शाखाओं में, आरएसएस के शाखाओं में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने कई बार एग्जांपल दिया। शोएब जमाई मामला आया था, आपने देखा है ऐसा कि हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है? कौन से हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है? उसमें हथियारों का इस देश में 70 साल, इस देश में 70-80 साल सरकारें रही हैं। अगर बजरंग दल और आरएसएस हथियारों की ट्रेनिंग देता जी, अगर बजरंग दल और आरएसएस हथियारों की ट्रेनिंग देता तो आरएसएस और बजरंग दल को जेल में डाल दिया जाता। बैन भी किया। आप कह रहे हथियारों के कारण बैन किया था, आरएसएस को बैन नहीं किया गया। बैन हटने के बाद क्या चिट्ठी लिखी गई थी? नहीं किया था। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि आरएसएस और बजरंग दल हथियारों की ट्रेनिंग देता है। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया। एक मिनट अमीश, बहुत बड़ा आरोप है ये शोएब जी। आरोप लगाया। एक सेकंड सुधांशु, उनको 20 सेकंड दीजिए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। अरे भैया शोएब जमाई, आपकी तो बिसाती क्या भूल गए? ये तो भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बोले थे जनवरी 2013 में जयपुर में कि आरएसएस के कैंप में तो हथियार करते हैं, आतंकवाद की शाखाएं करती हैं। और जब संसद के मंडल में उनसे कहा गया जवाब दो तो मुंह लटका के क्या बोले थे? नहीं कोई सबूत नहीं, तो हम ऐसे ही बोल दिए थे। इसीलिए गृह मंत्री जब इस पे चुप हो चुके तो आप क्या और पता है 1992 में ढांचा गिरने के बाद एक सेकंड शोएब जमाई, आप नाला सोपारा, एक सेकंड शोएब जमाई को स्क्रीन पे लेके आइए। एक मिनट सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। शोएब जमाई, आप नाला सोपारा की कम से कम 8 बारी बात लेके आ चुके हैं, बोलिए, पिछले 12-14 मिनट की चर्चा में। शोएब जी, नाला सोपारा में जो हुआ होगा वो गलत हुआ होगा। अगर मेरठ में कोई पकड़ा गया, अगर कोई मेरठ में पकड़ा गया, अगर कोई आईएसआईएस का काम करता हुआ पकड़ा गया तो वो गलत है। उसकी जिम्मेदारी शोएब जमाई पर नहीं है। और सुनिए, सवाल सुनिए ना, ऐसे थोड़ी होगा ना आप बीच में बोलते रहेंगे। आप पॉइंट तो सुनिए मेरा। तो मैं सवाल क्यों ना उठाऊं? नहीं सवाल उठाइए, आपको सवाल उठाने से क्यों कौन मना कर रहा है? आपको सवाल उठाने से कौन मना कर रहा है? लेकिन जवाब तो सुनिए, आप जवाब तो सुनेंगे ना। कैसे बदनाम कर दिया? एक सेकंड, मदरसों को बदनाम करते हुए एक सेकंड इनकी आवाज डाउन करिए। ये सुनने के मूड में नहीं है। अगर ये सुनने के मूड में नहीं है तो फिर फायदा नहीं है डिस्कशन का। बाकी 3 पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं भैया। शोएब जमाई, नाला सोपारा को किसी ने जस्टिफाई करा इस चर्चा में? नाला सोपारा का कुंभ मेले से क्या मतलब? जैसे आईएसआईएस के लोगों का आपसे क्या मतलब? कोई मतलब तो नहीं है ना। जम्मू कश्मीर में आतंकी पकड़े जाते हैं उसका मतलब आपसे तो नहीं है ना। तो फिर काहे मतलब नहीं है? फिर काहे बोला आपने ये बात को? मतलब नहीं। नाला सोपारा का लेकिन महाकुंभ से क्या मतलब? इसलिए मदरसे के बंद होने का महाकुंभ से क्या मतलब? किस तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं? आपने कहा कि मदरसे से किस तरह का प्रोडक्ट निकलते हैं, तब हमने कहा कि किस तरह के जो लोग आईएसआईएस के बधाई की चिट्ठी लिखते हैं उनको मैं पूछूंगा वो कौन से प्रोडक्ट है? आईएसआईएस को बधाई की चिट्ठी देना अच्छा काम है? आपसे पूछता हूं, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए ना। आईएसआईएस को बधाई की चिट्ठी लिखना अच्छा काम है बुरा काम है? बोलिए क्या है वो, बोलिए। तो मैं अंकित सक्सेना का नाम ना लूं? आईएसआईएस, आप अंकित सक्सेना का नाम लीजिए, आप किसी का नाम लीजिए, आप इब्राहिम लिंकन का नाम लीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मदरसे से चिट्ठी जाना क्या सही है या गलत है? बता दीजिए मुझे। आईएसआईएस का अबू बगदादी को बधाई की चिट्ठी लिखना जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, सही गलत? वहां भी किताबें पढ़ाना मदरसों में, सही गलत? और उसकी तुलना महाकुंभ से कर रहे हैं भैया। आपने कहा कि नाला, उसकी तुलना महाकुंभ से कर रहे हैं।
आपने जमीन और आसमान में फर्क तो समझिए। हिंदू संगठन के अगर हथियार निकले तो सबको मत बदनाम कीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मदरसे में ऐसी हरकत हुई तो क्या ठीक है सोच भाई, आपने काफी देर अब वक्त जाया कर लिया, अपनी बात को रख लिया संगीत रागी, क्योंकि आरएसएस में बड़ा ब्लेटेंट अटैक हुआ। मेक योर पॉइंट कि बजरंग दल और आरएसएस ऐसे संगठन चलाता है और कुंभ, महाकुंभ की तुलना और साथ ही साथ मदरसों के बंद होने की तुलना किस हद तक जायज है जो उदित राज जी कांग्रेस के नेता ने करी? वो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनका रुख भी करूंगा, बोलिए। देखिए जो गलत व्यक्ति हैं हर समाज में हो सकते हैं, लेकिन गलत समाज ही कोई पैदा हो जिसमें प्रिडोमिनेंस हो जाए तो उससे उसका चरित्र पता लग जाता है। मैं मना नहीं करता कि हो सकता है विध्वंसक जो है वो हर समाज में पैदा लेते हैं, बट एक जानने की आवश्यकता है, ये पूरी दुनिया इस बारे में जाने कि क्या कारण है कि आतंकवाद और इस्लाम एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। दुनिया के 54 इस्लामिक कंट्री हैं और मेरे पास पूरा डेटा है, सारे के सारे इस्लामिक कंट्रों में इस्लामिक आतंकवाद चलता है। और कोई ऐसा मैं बार बार कहता हूं, हर कंट्री में इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद से विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं है, कुंभ का विषय है। क्या कुंभ की मदरसे से तुलना करना जायज है? क्या कुंभ पे सरकार को खर्च नहीं करना चाहिए? मैं दोबारा सवाल को रिपीट कर रहा हूं। आपको भी हस्तक्षेप करने की एक आदत हो गई है। नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा ना, मेरा काम है सर सवाल पूछना। थॉट्स को डिस्टर्ब मत कीजिए, आप सवाल पूछिए लेकिन मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदरसे से सारे निकले हुए व्यक्ति जो है आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जितने आतंकवादी हैं उनकी मदरसों में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग है। ये 90% से ज्यादा सच है और यही कारण है कि दुनिया के सारे देश अब मदरसों पर निगरानी करना शुरू किए हैं। ब्रिटेन के अंदर एक मदरसा खोला जा रहा था सेंट्रल लंदन के अंतर्गत, वहां की सारा समाज उठ करके खड़ा हुआ और कहा कि बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। यही दशा पोलैंड में है या ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह है। आप कुंभ पे कब आएंगे? फिर मैं टोक रहा हूं, आपको बुरा लगेगा। आप कुंभ पे कब आएंगे? मेरे विषय पर कब आएंगे आप? सुनिए मैं अंतिम 10 सेकंड, आप 10 सेकंड के बाद आप 15 सेकंड ले लीजिए। मेरा सवाल का जवाब है कि 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड में आपके सवाल का उत्तर देता हूं। मेरी आपत्ति यह है कि कुरान की कई ऐसी आयतें हैं जो काफिरों के लिए हत्या का प्रावधान करती है। मैं ऐसी पुस्तक को पढ़ाने के लिए मैं टैक्स कैसे पे कर सकता हूं जो दूसरों धर्मों के खिलाफ हिंसा का प्रावधान करता हो? और यदि मैंने इसमें कुछ भी गलत बोला है तो मुझे कोई भी बता, मैं सारी कुरान की आयतें यहां उलट करके छोड़ दूंगा। बिल्कुल ऐसी 87 कुरान की आयतें हैं। कुंभ मेले पर मेरा सवाल था आपसे, आपने 1.5 मिनट ले लिया, लेकिन कुंभ मेले पर आप बोले ही नहीं। आपको मदरसे में बोलना ज्यादा पसंद है। करो जब तक वो इस्लाम कन्वर्ट नहीं कर लेते। हाईली ऑब्जेक्शनएबल। अब ऐसी स्थिति में दे रहे हैं ये मेरे लिए असीम वकार बोलेंगे होता है कि मैं जो सहिष्णुता सिखाता ही नहीं हो, जो लोकतंत्र सिखाता ही नहीं हो, जो सहिष्णुता पर ये सवाल तो उदित राज ने खड़ा करा है, कैसे की जानी चाहिए? आपने कुंभ मेले पे कुछ बोला ही नहीं, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। अब मैं नहीं, शोएब जमाई अनफेयर है। आप देखिए इस पैनल पे हमारे साथ बड़े सारे लोग और बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। हर किसी के बीच में आप नहीं बोलेंगे ना शोएब जी। आपकी बात आपने बोला, आपको ऑब्जेक्शनेबल है, आपको ऑब्जेक्शन ले लूंगा मैं, लेकिन अब मुझे असीम वकार का रुख करने दीजिए। एक आदमी इत्मीनान से 20 मिनट से बैठा हुआ है, नाजायज फिर आप बोल रहे हैं। शोहेब पीसीआर ऑडियो खोलिए, क्या कह रहे हैं ये? धर्म युद्ध हुआ है कुरान में, यहां से कई जगह उसका वर्णन है। तो महाभारत को गलत कह दीजिए आप। महाभारत में चचेरे भाइयों में आपस में धर्म युद्ध हुआ या नहीं हुआ? जबकि भगवान कृष्ण ने खुद समझाया कि ये धर्म युद्ध में एक भाई को दूसरे भाई का गला ये विषय नहीं है मेरा, ये विषय नहीं है मेरा। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, कुरान में असीम वकार, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 40 सेकंड दीजिए, मैं माफी चाहता हूं। सुधांशु बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। कहां चले गए भैया? धर्म युद्ध हुआ, अरे सुनिए,
यही बात ये लोग गलत समझते हैं। अरे भाई ये जाहिल लोग हैं, इनको अरे सुनिए भाई, आप हो चुके सोहेल जमाई, आपकी बात की कोई तुलना नहीं है। इनको जितने कौरव मारे गए उन सब का अंतिम संस्कार, उनके पितरों का तर्पण जीते हुए पांडवों ने किया, और जो जो उन्होंने गलत किया था तो पांडवों को नर्क के रास्ते स्वर्ग जाना पड़ा। आपके यहां कितनों का संस्कार किया? हजरत इमाम को अल्लाह अकबर कह के गर्दन काटी गई, उसके बाद कभी पश्चाताप किया गया उसका उन लोगों के द्वारा? और एक खलीफा बताइए जो मारा न गया हो, एक जिसको कत्ल न किया गया हो। इसलिए तुलना सोच समझ के करिए। और आपने महाभारत कहा तो पितामह भीष्म ने स्थल को छोड़ा गया, अपने शरसैया पर प्राण रोक लिए थे कि सूर्य उत्तरायण हो जाए। ये तो साइंस को पता चला कि सदर हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है सूर्य उत्तरायण। हमको महाभारत के जमाने से पता था। गैर मुस्लिम थे उनकी लाशों को, विषय नहीं है मेरा, उनकी लाशों को जो है यहाँ से बहुत इज्जत के साथ उसका क्रियाक्रम किया गया। पढ़िए जाकर। एक सेकंड, ये विषय नहीं है, इस विषय से बाहर आइए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? फतवा फिरोज शाही में, आईने अकबरी में अकबर ने लिखा है कि कितने हजार लोगों की खोपड़ी में खड़े होकर गाजी की उपाधि ली, और कह रहे हैं बड़े सम्मान से किया गया। तजुके बाबरी पढ़िए, फतवा आलमगीरी पढ़िए, क्या बात करने लगते, कुछ भी बोलने लगेंगे अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी संघ ने, खुद बादशाह ने लिखा है कि मैंने कितने लाख लोगों को मारा और मरे लोगों की खोपड़ी में खड़े होकर गाजी को उपाधि दी। मुगलों की किताब आप पढ़िए, मुगलों की किताब आप पढ़िए सुधांशु जी। मैं कुरान, हदीस और संविधान पढ़ूंगा, मैं देश का संविधान पढ़ता हूं, खिड़की ने भी छोड़ दिए थे अकबर ने, वो सारे मंदिर ध्वस्त किए। हदीस पढ़ता हूं, आप फतवा आलमगीरी पढ़िए, आप औरंगजेब को पढ़िए। मैं कह तो रहा हूं ना, आप तो तजुके बाबरी नहीं पढ़ेंगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर बहस करेंगे। वाह भाई वाह। अपने संविधान को पढ़ता हूं, अपने देश के आईन को पढ़ता हूं। आप लोग संविधान ठीक है, अब मैं असीम वकार का रुख करता हूं। असीम वकार ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। असीम वकार ऑन स्क्रीन। असीम वकार जी, उम्मीद है आप सवाल का जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कुंभ की तुलना मदरसे से करना जायज है, जो उदित राज ने करी? सीधा सवाल है मेरा आज का जो विषय है। सर बहुत गंभीर मसला उठाया ये आपके आसाम के मंत्री जी ने, और मैं तो इतनी देर से बैठा था। सर एक गुजारिश आपसे कर दूं अमीश भाई, डिबेट में उन लोगों को बुलाया कीजिए जिनके पास टॉपिक पे बोलने की क्षमता हो, वरना फिर हम लोग को मत बुलाया कीजिए सर प्लीज। अब यहां पर इतनी बातें हो गई, सुधांशु जी ने बात कही कि मदरसे में पढ़ाया जाता है कि धरती जो है वो चपटी है। उसके बाद में संगीत रागी बोलने लगे, उन्होंने तो पूरा इस्लाम का ज्ञान यहां पर उठाकर उंडेल दिया, और 54 मुल्क को कितने कंट्री में, कितने आतंकवाद। और सर मुझे बोलना था सिर्फ उस बात पर जो हेमंत विश्व शर्मा ने बोला था, और लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये हो गई, मेरी जरूरत ये हो गई कि अब पहले तो जवाब दूं आपका सुधांशु जी का। सुधांशु जी, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मदरसे में पढ़ाया गया कि धरती चपटी है, लेकिन मुझे ये पता है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं इसी मुल्क में रहता हूं, जितना ज्ञान आपको मेरे बारे में उतना ही ज्ञान मुझे आपके बारे में। सुनिए सर देखिए मैं बोल नहीं रहा था प्लीज। मुझे ये पता है कि आपके धर्म में ये कहा जाता है कि धरती जो है वो बैल के सींग पर टिकी है, और जब बैल सींग बदलता है तो कंपन होता है, उससे जलजला आता है, भूकंप जिसे बोलते हैं। आपके धर्म में है सर, मेरे धर्म में नहीं है कि बैल के सींग पर। वो बैल मुझे मिला नहीं आज तक। दूसरी बात, संगीत रागी अभी यहां बता रहे थे इतने आतंकवादी, इतने एक नाम ले रहा हूं, वैभव राउत का, सनातन संस्था का टेररिस्ट है, जेल में है, बम और अवैध हथियार बरामद हुए थे बंबई में, उसके मदरसे का नाम बता दीजिए। दारा सिंह के मदरसे का नाम बता दीजिए। एक सुशील जोशी नाम का एक आदमी था, आरएसएस का आतंकवादी, मर गया खैर, लेकिन उस पर आरोप टेररिस्ट का था और प्रूफ भी हुआ। तो वो जो आरएसएस का सुनील जोशी था, उसके मदरसे का नाम जरूर बताइएगा। अंदर झांकिए, बाबू बजरंगी के मदरसे का नाम बता दीजिए। काश आप 1400 प्रभाकरण के मदरसे का नाम बता दो। मानसिकता से बाहर आ सुनो मेरी बात, सुनो पहले बात सुनो। तुम्हारी मानसिकता गई, अब हम क्या बताएं, सारे यही हैं। पहले तुम्हारी बात में सुनना था, पहले मेरी बात सुनो साहब, मेरी बात सुनो पहले। वकार साहब, तुम्हारे बीच में नहीं बोला, झांक करके देखिए। मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, अंदर झांक तुम्हारे बीच में नहीं बोला। मेरी बात सुनो पहले, बाद में जवाब देना।
बेहुदा पहले इंसान। तो तुम ताम करना बाप बंद जवाब करो देना। वकार। मैं कह रहा हूं कि बंद के करो प्रभाकरण के मदरसे का नाम बताओ। वो लोग जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की, मदरसे में यही उनके होता है, मदरसे इसके का नाम अलावा बताओ। कुछ होता ही नहीं है। वो आदमी जिसने इंदिरा गांधी की हत्या अपने की, बच्चे को उसके हाफिज मदरसे का बनाने के नाम लिए बताओ। करता, तुम पढ़ने वो लिखने लोग जो बच्चों को नेपाल में देते हो? माओवादी थे, तुम्हारे उनके बच्चे मदरसे तो का नाम बताओ। आतंकवाद एक सेकंड में बहस को रोकता हूं, व्यूअर्स, मैं बहस को रोकता हूं क्योंकि ये बहस जिस विषय पर है उस पर रहनी चाहिए। असीम वकार, मैंने आपसे जो सवाल पूछा खास तौर पर कुंभ मेले की और मदरसे की तुलना करना जायज है, उस पर आप क्या कहते हैं? 25 सेकंड आपके, बोलिए। अब सुनिए, अब आप अमीश देवगन जी, अब मैं बोलने जा रहा हूं मदरसे वाली बात पर। अगर अभी तक आप मदरसे में ही बोल रहे थे, तो आप सब लोग, आप मैं कुंभ मेले पर सवाल पूछ रहा हूं, क्या कुंभ मेले की तुलना जो कांग्रेस नेता ने करी वो जायज है? सुनिए सर, वही मैं कह रहा हूं, अगर मैं सही हूं तो बाकी करें ना करें, लेकिन सुधांशु जी और अमीश देवगन जी आप मेरा समर्थन कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देंगे। 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां हो गई। आप 6 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दीजिए, हिंदुओं को, मुसलमानों को नहीं, ठीक है। आप 6 करोड़ हिंदुओं को नौकरियां दे दीजिए और 6 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप सारे मदरसे बंद कर दीजिए, एक भी मत छोड़िए। अगर कोई बच जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि ये बच गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। उदित राज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करता हूं। उदित राज मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। उदित राज, मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे। आप बड़े लर्नेड हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन आपने मदरसों की तुलना कुंभ मेले से कर दी और उस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला कर दिया और उन्होंने भी एक ट्वीट करा और कहा कि यही है असलियत। जो भगवान राम को के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे, अब कुंभ मेले पे भी पैसा खर्चना नहीं चाहते। बताइए। यूपी के एक मंत्री ने बोला, सिद्धार्थनाथ सिंह ने, कि आप कांग्रेस निर्णय करे कि अब कुंभ मेलों पे पैसे खर्च नहीं करेंगी सरकारें क्या? मैं उम्मीद है कि आप मेरे जवाब तक प्रश्न किया आप सुनेंगे। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जी ने कल कहा कि कुरान की टीचिंग हो या रिलीजियस टीचिंग या धार्मिक, कहने का मतलब कि धार्मिकता को प्रमोट करने के लिए सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए। उसी रेफरेंस में मैंने कुंभ का जिक्र किया। कुंभ के मेले के खिलाफ हम नहीं हैं और मैं यहाँ पर आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का कोई लेना तो देना नहीं, के स्टार प्रचारक भी है राहुल जी का कोई लेना देना ही नहीं। फिर बात बोलने दीजिए। स्टार प्रचारक, मेरी एक आज़ादी है, आपकी भी वही आज़ादी है, वो संविधान देता है। मेरा धार्मिक, मेरा सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण पार्टी से भिन्न हो सकता है। पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अगर मैं बोलता तो मैं अपने ट्वीट में INC जरूर टैग करता हूं। जब नहीं बोलता हूं, मेरा व्यक्तिगत, चूंकि मैं एक बहुत बड़ा संगठन भी चलाता हूं इस देश में, बहुत बड़ा संगठन उदित चलाता जी, हूं। पूरा सम्मान पूर्वक आपने जो बोला, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपने जो बोला उसको राहुल गांधी जी ने भी खारिज नहीं किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने भी खारिज नहीं किया। तो ये दर्पण आपका था या ये दर्पण कांग्रेस पार्टी का है? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये मेरी निजी सोच है। मेरा निजी सोच है, उनका कोई लेना देना नहीं है। मैंने ट्वीट किया था, बाद में सोचा डिलीट कर दूं। आपको भी अपनी सोच पर संदेह था, आपको भी ट्वीट डिलीट करना पड़ा और फिर दोबारा उनको नए शब्दों के साथ उड़ेलना पड़ा। आपको भी अपने आप पर शक है? नया शब्दों के साथ नहीं, नया शब्दों के साथ नहीं, वही रीट्वीट किया है। हाँ, डिलीट क्यों किया? दोबारा कर दिया। फिर आपको भी शंका थी अपने आप पर, आपको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं था, तो डिलीट क्यों किया? देखिए, नहीं, डिलीट क्यों किया? इसलिए किया जब विवाद बढ़ गया तो डिलीट कर दिया, रिस्टोर कर लिया हमने। अब मैदान जंग हो, आइए डिबेट करते हैं, किसी के साथ डिबेट करने को तैयार हूं। आप चाहते थे इसका मतलब विवाद बढ़े, आपकी मंशा थी कि कुछ नहीं गलत जैसे मदरसा पर सवाल खड़ा हो रहा है, कुंभ मेले पर भी सवाल खड़ा करा जाए, इस पर विवाद खड़ा करा जाए। आप देश के आस्था के प्रतीक को, महाकुंभ को, आप विवाद का प्रतीक बनाना चाहते थे। ये कैसी मंशा है उदित जी? नहीं,
मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा रिलीजियस एक्टिविटीज को सरकार का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, एक रेफरेंस दे दिया था। मैं चर्च को भी रेफरेंस दे सकता था, मास का रेफरेंस दे सकता और चीज को भी रेफरेंस, बौद्ध विहार को भी रेफरेंस दे सकता था। ये संवैधानिक पक्ष को रखा। ये डॉक्टर अम्बेडकर का एक बड़ा डिबेट है, संविधान सभा में बड़ा डिबेट है कि धर्म और राजनीति को मिश्रित किया जाए कि नहीं किया जाए। फाइनली जब संविधान बन के तैयार, पर यहाँ तो संस्कृति की बात है, यहाँ धर्म की बात नहीं है, बिल्कुल अलग ये संस्कृति की बात है। सुधांशु त्रिवेदी और मैं स्वामी दीपांकर को भी लेकर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सीनियर लीडर। सुधांशु, रिस्पॉन्ड टू उदित राज जी। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, उदित राज जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन बौद्ध था और उसने कुंभ मेले में जाकर अपना सब कुछ दान कर दिया। उसके बाद खजाना खत्म हो गया तो आभूषण दान किए, आभूषण दान करने के बाद कीमती वस्त्र तक दान करके एक सफेद धोती लपेट के चला आया। ये विदेशी ने लिखा है, कोई उनके उसने लिखा, तो ये धर्म संस्कृति है, कोई उसका बात नहीं है, भारत की महान संस्कृति का प्रतीक है। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, ये असीम अकर साहब को किसने कह दिया कि वो बैल के उसके ऊपर टिकी हुई है। मैं कोट कर रहा हूं, वाराणसी की पंच सिद्धांतिका में 1 शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है, पंच महाभूतस मत्स्यास्तारा गण पंजरे मही गोला खेयस कंतांतरे स्थो लोहा इक्वा स्थितो वृत्तः। ये पृष्ठ संख्या 31 पंच सिद्धांतिका में लिखा है कि तारों के समूह के बीच में गोल पृथ्वी उसी प्रकार स्थिर रहती है जैसे चुंबक के बीच में गोला। अब ये कौन बैल बुद्धि ने आपको बैल समझा दिया, ये इसका आप अनुसंधान करिएगा और जाके उससे पूछिएगा और कि किस ग्रंथ में लिखा है। और दूसरा, मैं मदरसे के बारे में विनम्रता से बगैर किसी की भावना को आहत करते हुए कहना चाहता हूं कि उसमें लिखा है सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्ष नंबर आयत नंबर 5, काफिर को जहां देखो वहां मार दो। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, शांति के मसीहा जाकिर नायक ने अपने तमाम तकरीरों में उदाहरण देते हुए मदरसों में कहा है। अब हमारे विद्वान साथी इन दोनों बातों पे उत्तर दे दें तो बेहतर रहेगा। दोनों की तुलना कितनी प्रासंगिक है यह भी बता दें। क्या नौकरी? ठीक है, ओके। स्वामी दीपांकर, आपने उदित राज जी को सुना। उदित राज जी को एक स्वामी दीपांकर, काफी देर से स्वामी दीपांकर अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। लेट्स बी रीजनेबल टू हिम। स्वामी दीपांकर, आपने उदित राज जी को सुना, क्या कहना चाहते हैं आप? असीम अकार, प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उदित भाई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अपनी बात को भी रखते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हर चीज से सहमत हूं। मगर इतना सा जरूर कहूंगा कि सांस्कृतिक मेले उत्सव में और एक स्टडी में बहुत अंतर होता है, वो भी समझते हैं। पर मैं जरूर कहूंगा उनसे कि कभी जब नेक्स्ट कुंभ होगा तो वो जरूर आए। मैं भी उन्हें कहूंगा कि वहां पर जमीन लें, मेरे साथ महीना भर रहें, कम से कम वो उस कुंभ को समझें जिस कुंभ के बारे में वो वक्तव्य दे रहे हैं, जो वक्तव्य उसकी हकीकत और सत्य से कोसों दूर है। और रही बात, नहीं वो मैं समझ गया, उन्होंने 1-2 चैनलों पर और भी कहा है, मगर मैं उस बात से बहुत साहूकार नहीं रखता। पर इतना जरूर कहूंगा, जब अमीश देवगन जी कुंभ होता है तो कई सौ हजार, जब मुझे एक बात कंप्लीट कर लेने दीजिए जी, जब कहीं कुंभ होता है तो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बाद कई हजार करोड़ की कमाई भी होती है, टूरिज्म बढ़ता है। जब कहीं अध्ययन होता है तो क्या उससे कोई टूरिज्म बढ़ता है? उदित राज जी, मैं कोई स्टडी, कोई पेपर मुझे दिखा दे कि रिलीजियस पिलग्रिमेज से कि आय बढ़ती हो, सरकार हमेशा घाटे में ही जाती है। अगर कोई पेपर दिखा दे तो मैं मान लूँ, एक बात। दूसरी बात है कि मैं प्रयाग से हूँ, मैं इनका आचार्य जी का सम्मान करता हूँ। बात उन्होंने कही, इस बार कुंभ मेला में मैं इनके माध्यम से जिस तरह से अखाड़ों को प्राइम जगह दी जाती है, कुंभ मेला में हम लोगों को, दलितों शूद्रों को भी दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तब मैं मानूंगा कि ये कल्चरल है, वरना हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, ये उदित राज जी, आपने अपने ट्वीट के चलते कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस पर को जमीन नहीं मिलती है। कांग्रेस पर ही ऑलरेडी बड़े सारे आरोप लगते रहते हैं कि
पहले आरोप लगा जो इनकलाब अखबार में छपा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद आरोप लगा कि कांग्रेस जो है वो राम मंदिर को बनना नहीं चाहती। उसके बाद शशि थरूर ने बोला अच्छे हिंदू मंदिर ही नहीं चाहते। उससे पहले हिंदू आतंकवाद। अब आप चाहते हैं कि कुंभ मेला का ही बोरिया बिस्तरा बंद हो जाए इस देश में। ऐसा हो सकता है क्या? कुंभ मेला इस देश में बंद हो सकता है भारतवर्ष में? आप बताइए। कुंभ मेला का हो जाए, मैंने तो नहीं कहा। आपने यही तो बोली। मैंने तो नहीं कहा कि आप कह रहे हैं कुंभ मेला बंद करने के लिए। मैंने नहीं कहा ना, मैंने नहीं कहा। आपने बोला कि अगर मदरसे में पैसा नहीं दिया जा रहा, अगर मदरसे बंद करे जा रहे हैं तो कुंभ मेला भी बंद हो जाना चाहिए। उसमें 4200 करोड़ रुपए क्यों? सिद्धार्थनाथ सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने बोला कि अगली बार डबल पैसे खर्च करेंगे हम कुंभ मेले पे, हम और शानदार और बड़ा करेंगे, देश की आन बान और शान को बढ़ाएंगे हम। यूपी सरकार ये कह रही है। ये सारी ये जो कुंभ मेला की परंपरा व्यवस्था ये कांग्रेस के जमाने में स्थापित हुई है, ये बीजेपी ने स्थापित नहीं किया है। बीजेपी अभी 2014 गलत बात है, में आई है। बिल्कुल गलत, बीजेपी बिल्कुल गलत सर। बीजेपी सत्य अमीश ये सब ये जो अंग्रेजों के टाइम नहीं, ये इंडिपेंडेंस के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था देने का कार्य कांग्रेस की सरकारों ये ने गलत, बिल्कुल अमीश कोई तुक है क्या? कांग्रेस का प्रवक्ता की ये स्थिति में करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कहां से सेटिस्फाइड। ठेकेदार हो गए? नहीं, ठेकेदार तो कोई भी नहीं है। बीजेपी भी आएगी जाएगी, कांग्रेस भी आई और गई। कुंभ मेला तो आदिकाल से चला हुआ आ रहा है सर। कांग्रेस ने कुंभ मेले को जन्म दिया, कुंभ मेले को कांग्रेस ने जन्म दिया। अब ये कहना चाह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? मैं नहीं कह रहा हूं, नो मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी। बोलिए सुधांशु, बोलिए, ये चुप नहीं होगी। उदित राज जी ने 2 प्रश्न किए कि कोई सबूत ला दे कि पैसा आता है व्यवस्था का पक्ष कांग्रेस के समय से चला आ रहा है। देखिए उसी को हमें बचपन में याद है उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों के ऊपर मेरा टैक्स लगता था। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पैसा लगता था। मेरा क्षेत्र में आप प्रवेश करते तो आप चुंगी देते। और ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, कॉक्स एंड किंग्स नाम तो नहीं लेना चाहिए, ये जो अपने 5 स्टार वहां पर कैंप लगाती हैं, ये बगैर पैसा लिए देती है क्या? ये विदेशी मुद्रा नहीं होती? हजारों के संख्या में आते हैं, दिल्ली में लैंड करते हैं, फिर लखनऊ होते हुए इलाहाबाद जाते थे, यानी आज प्रयागराज में जाते हैं। ये पैसा नहीं देते क्या? इनकम का पूरा मॉडल अवेलेबल है पर्यटन में। और उदित राज जी एक बात आपने कही कि दलितों को स्थान नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, हिंदू अखाड़ों में एक महामंडलेश्वर दलित महिला भी है, नाम बताइए। कितना खर्च किया? बताइए है आपके पास? बताइए और व्यय का महामंडलेश्वर है, दलित है, महिला है, नाम बताइए। अरे मुझे दीजिए ना, आय और खर्च का ब्यौरा दीजिए ना कि कितना कमाते हैं वहां से आप। अच्छा, आय और खर्च का ब्यौरा मांग रहे हैं। मैंने बताया, मुझे लग रहा है मुझे महामंडलेश्वर बनवा दीजिए। उदित राज मुझे कांग्रेस के नेता ने आज बोला, कह रहा ये उदित राज अपना पूरा ज्ञान कांग्रेस में आके क्यों उड़ेल रहे? भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आप कुछ बोले थे? जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब काहे नहीं बोले थे आप ये सब बातें? तभी कुंभ मेले का पैसे का आवंटन हो रहा था, रोकते हैं वहां पर। अब क्यों? अब आपकी सियासी रोटियां सिक रही है इसलिए आपने किया? पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप उदित राज जी, आप सियासी आदमी हैं उदित राज जी? नहीं, देखिए मैं कुंभ मेला, कांग्रेस के कई नेता परेशान है कि आप मैं विश्व हमारी स्थिति क्यों और खराब कर रहे हैं? कांग्रेस के नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका अपना मंतव्य हो सकता है, और मैंने एक रेफरेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई है, और मैं कोई क्यों बोलूंगा? कुंभ मेला के खिलाफ क्यों बोलेंगे? नहीं, कुंभ मेले से आपकी जानकारी में है कि कुंभ मेला ने कुंभ मेले से किसी ने अबू अल बगदादी को चिट्ठी लिखी हो, लेकिन मदरसे से लिखी गई है, ये फर्क है। केसीआर अभी बगदादी का नाम जानते हैं कि भूल गए? चर्चों को पैसा दिया। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं उदित जी, और सवाल पूछूंगा। सुधांशु जी आपके पास भी आ रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुक करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी, उदित राज, स्वामी दीपांकर और शोएब जमाई। शोएब जमाई, मैं 25 सेकंड आपको देता हूं। सीधा सवाल मेरा शोएब जमाई आपसे, क्या आपको लगता है कि वाकई कुंभ की तुलना मदरसों से कर, क्योंकि कुंभ 12 साल में एक बार होता है, उसके अलावा
भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है महाकुंभ। जायज है जो डॉक्टर उदित राज ने किया? देखिए मैं कुंभ का भी बहुत सम्मान करता हूं एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। बात कहिए। और मदरसों का भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मदरसे भी हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। आज देखिए ये भोपाल के मदरसे की तस्वीर है, जहां पे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो है एक गाय बीमार हो गई और इंजर्ड हो गई, उसकी सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बिल्कुल होगी तस्वीर, बिल्कुल उसकी तस्वीर होगी, लेकिन कई बारी तस्वीरें ऐसी आती है कि आपको खुद लगेगा कि ये मदरसे की तस्वीर है क्या। हम उन सब बातों में नहीं आते थे। एक एक चीज भोपाल में यहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, उस पर हम नहीं आ सकते ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं आपसे। मुझे आपने 25 सेकंड दिया, हो गए 25 सेकंड आपके कंप्लीट सर, आपके 25 सेकंड हो गए कंप्लीट। बोलिए 5 सेकंड बोल दीजिए। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो है तिरंगे से लिपटे हुए हैं। अच्छा जी। दूसरी तरफ सर यही देखिए किस तरीके से ये गेरुआ रंग में, ये भगवा रंग में जो लिपटी हुई ये महात्मा गांधी को मार रही है डमी बना के। अच्छा, सर यही फर्क है। ठीक है कि मदरसे में नहीं देखिए, अब देखिए भगवा और हरे रंग पर आएंगे तो कहानी बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वहां तक मत जाइए। मेरा निवेदन है आपसे, धार्मिक मत बनाइए इसे। ओके संगीत रागी 15 सेकेंड। तो आप 15 सेकंड आप अपने पास रख लीजिए, आप ही बोल लीजिए। बोलिए, आप बोलिए, 20 सेकंड बोल लीजिए, समय जितना है उतना ही दे सकता हूं। 15 सेकंड में तो खत्म बात नहीं कर पाएंगे सर। आप जब आप 40-50 मिनट के बाद हमसे बुलाएंगे ही, तो आप 15 सेकंड वो भी रख लीजिए अपने पास। सुधांशु त्रिवेदी और लोगों से बुलवा लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए। देखिए अमीर जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कुंभ मेला, मैं अपनी बात पुराना कहना चाहता हूं, जो हमारी वैज्ञानिकता का प्रमाण है, जब प्रयाग का कुंभ होता है तो बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर में, यानी लगभग वो अपने सर्कुलर साइकिल का 90 से 120 डिग्री के बीच में जुपिटर होता है, 270 डिग्री के आसपास दोनों होते हैं सूर्य और चंद्रमा, और दोनों 180 डिग्री में होते हैं। और आज नासा ने इसके बाद भी ये एंगल एकदम सही पाया है उन डेट्स में जब स्वामी दीपांकर, आपसे बहस को शुरू किया था, आपसे समाप्त करेंगे। आखिरी वर्ड आपका, 10 सेकेंड। बस मात्र इतना कहूंगा अमीश कि आज इस डिबेट में मैंने विरोधियों को तर्कों के नाते कंगाल देखा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन कभी हिंदू आतंकवाद, कभी भगवान राम के मंदिर को बनाने में रोड़ा, और अब महाकुंभ, कुंभ पर सवाल। यह अक्सर कांग्रेस के साथ ही क्यों हो जाता है, कि निष्कर्ष भी है और निष्कर्ष के साथ एक सवाल भी। नमस्कार।